अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। ऐवान सदर का माहौल इस वक्त इंतहाई गैर मामूली है। बज़ाहिर सदर मुमलिकत और कुछ पसे पर्दा किरदारों के दरमियान महाजराई नुक्ता उरूज पर है और ये कश्मकश मुतनाज़ा 2 बिल्स की मंजूरी के बाद से पैदा हुई है। इन बिल्स को लेकर भी अब हम जू का तू है। कानूनी माहिरीन भी इन बिल्स के कानून बनने के हवाले से मुनकसिम दिखाई देते हैं। कुछ के मुताबिक ये बिल्स कानून बन चुके हैं और बाज़ के नज़दीक सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद इन एक्ट्स की कोई हैसियत नहीं है। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि सदर मुमलिकत अपने ऑफिस के अमले की कोताही पर एक्शन लेते हुए अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश करते हैं और ग्रेड 22 की अफसर की खिदमत लेने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। लेकिन अब मालूम हुआ है कि जिस अफसर को लगाने की सिफारिश की गई उन्होंने ऐवान सदर में खिदमत सर अंजाम देने से माजरत कर ली है। साबिका सेक्रेटरी वकार अहमद, जिनको सदर मुमलिकत ने सुबकदोश किया, वो भी अपना चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने सदर मुमलिकत को एक इंतहाई सीक्रेट खत लिखा जिसके ऊपर दर्ज है कि ओनली फॉर द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन यह खत सदर पाकिस्तान को मौसूल हुआ या नहीं, लेकिन मीडिया की शहर सुर्खियों की जीनत बन गया। ये आइज फॉर द प्रेसिडेंट नहीं रहा बल्कि आइज ऑफ द पब्लिक बन गया। सवाल यह है कि कैसे सदर मुमलिकत को लिखा जाने वाला खत जो सिर्फ उनके पढ़ने के लिए था वो लीक हुआ। इस खत में वकार अहमद का कहना है कि सदर मुमलिकत ने मेरी खिदमत वापस कर दी, लेकिन मैं हकाइक सामने रखना चाहता हूं। ऐसा तासुर दिया गया कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुताल्लिक किसी बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार है। वकार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में मौसूल हुआ। सदर मुमलिकत को यह बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया। हकाइक वाज़ेह है, न मैंने बिल्स के मामले में ताखीर की और ना बेकायदगी और ना सिर्फ नज़र, ये हकीकत है और कि फाइल्स अभी भी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। वकार अहमद का कहना है कि सदर का सेक्रेटरी की खिदमत वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामान भेजने को कहा। मज़कूरा फाइल 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस नहीं भिजवाई गई। वकार अहमद ने सदर मुमलिकत से दरखास्त की है कि वो FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करा लें, इंक्वायरी करा के अगर किसी ने कोताही की है तो जिम्मेदारी डाली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने बुलाया तो मैं रिकॉर्ड के साथ जाकर हकाइक बताऊंगा, मैं रिकॉर्ड पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। वकार अहमद का कहना है कि मैंने ऐवान सदर के दफ्तर के वकार को कम नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 8 अगस्त की शाम ऑफिस बंद होने के बाद ऐवान सदर को वसूल हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत इन दोनों बिल्स पर हकाइक अच्छी तरह जानते हैं। सदर मुमलिकत के सुबकदोश सेक्रेटरी के मुताबिक आर्टिकल 75 के तनाजुर में सदर को बिल की 10 दिन के अंदर मंजूरी देने का इख्तियार होता है। आर्टिकल 75 के तहत सदर को बिल 10 दिन के अंदर वापस पार्लियामान को दोबारा गौर के लिए भिजवाने का इख्तियार, और वाज़ेह था कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस 8 अगस्त को भेजी और 17 अगस्त को 10 रोज की मुद्दत पूरी की जाएगी। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल की मंजूरी नई वापस पार्लियामान को भेजी। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 21 अगस्त तक सदर मुमलिकत के ऑफिस में मौजूद है। सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी की खिदमत एस्टैब्लिशमेंट को वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। मैं हल्फ पर को तैयार हूँ। सदर मुमलिकत से दरखास्त है कि मेरी खिदमत वापस करने का खत वापस लें। मैंने ऐवान सदर के दफ्तर के वकार को कम नहीं किया। सेक्रेटरी वकार अहमद के खत और इस खत के मीडिया को लीक होने से ऐसा तासुर जा रहा है कि ऐवान सदर में मामला ठीक नहीं है। सदर मुमलिकत अपने ही दफ्तर में बेबस और महसूर हो चुके हैं। आईने पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत को बहुत मजबूत पावर्स दी। ये ओहदा 3 मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर्स का है। उनकी इजाज़त चाहे वो रस्मी ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बगैर कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। इसके बावजूद आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस कदर आइसोलेशन में जा चुके हैं या ऐसा तासुर दे रहे हैं कि वो आइसोलेटेड है कि उनका स्टाफ भी उनके कहने में नहीं है। जैसे वो सुबकदोश करना चाहते हैं वो ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है, और जैसे वो अपॉइंट करना चाहते हैं वो खिदमत देने से इनकारी है। सदर मुमलिकत इस आइसोलेशन जो रिपोर्टेडली वो बयान कर रहे हैं उससे कब तक और कैसे भी जो है वो जान छुड़ाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे सदर आरिफ अलवी की अपनी काविशें हैं, क्योंकि उन्होंने 5 बरस सदर की हैसियत से कम और एक पार्टी के नुमाइंदा होने को ज़्यादा तरजीह दी। और सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद से हालात कशीदा है और सदर पर भरपूर तनकीद की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की और सदर मुमलिकत की इस ट्वीट को आड़े हाथों लिया और इंतालबा भी किया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पाकिस्तान को अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के ज़रिए, शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयानी उनके स्टाफ। अब सदर मुमलिकत ऐसा तासुर दे रहे हैं कि वो आइसोलेटेड हैं या वाकई उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऐवान सदर का माहौल इस वक्त इंतहाई गैर मामूली है।
प्रेसिडेंट अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट नहीं करते बल्कि सदर को एक सीक्रेट खत लिख देते हैं ओनली फॉर द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके अंदर तहफुजात का इजहार किया जाता है। जिसको अपॉइंट करने का कहते हैं वो वहां पर खिदमात देने से इनकारी है कि मैं वहां काम नहीं करना चाहती। ये माहौल इंतहाई गैर मामूली है। आपको क्या लग रहा है, डेडलॉक कहां है, रिफ्ट कहां है, किन के दरमियान मामला इस वक्त तनाज़े का शिकार लग रहा है या बिगाड़ का शिकार दिखाई देता है आपको? देखिए, आप जो सवाल में छुपा के बात मुझसे चाहते हैं कि मैं जाहिर करके करूं, वो ये है कि रिफ्ट किन लोगों के दरमियान में। अगर तो आपके जहन में ये मौजूद है कि ये फौजियों की और सदर मुमलिकत और पीटीआई की रिफ्ट है, तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, पीटीआई और सदर मुमलिकत नहीं चाहते कि आर्मी एक्ट में भी तब्दीली हो और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, लेकिन वो तब्दीली को रोक नहीं सके। इनके अपने सेनेटर भी वक्त पे नहीं जागे थे। वो पीएमएलएन के लोगों ने बात सेनेट में उठाई थी, लेकिन चूंकि वो कानून बनने के लिए चले गए और सदर मुमलिकत के ट्वीट की जो आखिरी लाइन है वो परसों जो उन्होंने किया, वो मान रहे हैं कि ये कानून बन चुका है और वो माफी मांग रहे हैं उन लोगों से अगर कुछ लोग इसके जेरे असर किसी सजा में आते हैं। चूंकि सदर मुमलिकत को बिल्कुल पता है, ना हम पीटीआई के दौर की उनकी सदारत की बात करते हैं, हम सिर्फ पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करते हैं कि उसमें जितने बिल्स पे उन्होंने इतराज किए लिख के किए, उन्होंने जिनको साइन किया दायरा असेंट की दी और वो भी लिख के दी। अब इशू ये है कि ये वाहिद बिल था जिसके ये दो बिल थे जो सदर के सेक्रेटरी ने, जो आपने गुफ्तगू बताई, हर चीज लिख के भेज दी कि जी जैसे वो हमेशा से लिखते हैं, कुछ सिर्फ इन दो बिलों के लिए नहीं लिखी। उन्होंने 9 अगस्त को 13 बिल वापस किए और लिख के किए। उन्होंने 15 अगस्त को पैमरा का बिल साइन किया, ओके किया और लिख के किया। अब ना वो रोटी को चोची कहते हैं कि वो ये समझाने पे आए कि मैं कहता रहा और मेरे स्टाफ ने हुकूमत की। कैसे की हुकूमत? वो लिख के लाए, आप साइन करें। नहीं कर रहे थे आप, ये ट्वीट उस वक्त भी कर सकते थे। आपने जानबूझ के वक्त गुजारा, जब गुजर गया और आपको पता चल गया कि गजट नोटिफिकेशन हो चुका 18 को, तो आपने 19 को खबर आई, आपने उस दिन भी कुछ नहीं किया। आपने 24-23 घंटे के बाद एक ट्वीट किया। उसके बाद आपने अपने सेक्रेटरी से बात की कि मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन मुझ पर मेरी पार्टी का प्रेशर है कि सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करा। राणा साहब, ये वकार अहमद साहब ने जो खत लिखा, बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप इंक्वायरी कराएं, इसकी छान पटक कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक मामला ट्रिकी तब भी हो जाता है ना जब अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं, जो सदर के प्रिंसिपल स्टाफ है वो ये कहते हैं कि ये दोनों बिल वहां पड़े हुए हैं, अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि बिल हुकूमत को वसूल हो गया है। तो फिर इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये भी तो तयन होना चाहिए। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भाव नहीं है, सिर्फ समझने की बात। आप देखें, गवर्नमेंट को जब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे परसों पीएम हाउस को, अटॉर्नी जनरल ने यही बात कल तस्दीक किया ना कि परसों आ गए थे। जो गजट नोटिफिकेशन है जो सेनेट की वेबसाइट पर मौजूद है दोनों बिलों का, वो तारीख है 18, जहन में रख लें। यानी 18 को नोटिफाई हो चुका, गजट हो चुका, लॉ बन चुका। अब वो सदर मुमलिकत ने गेम ये खेली कि जहां एक तरफ उन्होंने जिधर से ये आया, आप ये बात मैं नाज़रीन के लिए बता दूं कि एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में मिलिट्री सेक्रेटरी सदर को भी और वजीर आजम को असिस्ट करते हैं, वो इंटरनल ऑफिस कहलाता है। और जो सिविल साइड कहलाती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने भेजा और यही कल उन्होंने खत जो लिखा सदर को कि मेरे पास फाइल नहीं आई। सदर ने अपने तय होशियारी है कि 20 तारीख को जब उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्होंने ट्वीट किया 1:45 के लगभग दोपहर को, और 5 बजे वजीर आज़म हाउस में अपने इंटरनल विंग के जरिए वो फाइलें वहां पहुंचा दी, 2 बंद लिफाफे पहुंचा दिए बगैर कुछ लिखे हुए। देखिए, उनकी कोई लीगल हैसियत इसलिए नहीं थी ना, वो चाहे टाइम से भी आ जाते और उन्होंने कुछ ना लिखा होता तो 10 दिन के बाद उसको लॉ बनना ही बनना था। राणा साहब, लेकिन मिलिट्री सेक्रेटरी मजाज अथॉरिटी है कि वो इन लेटर्स को डिस्पैच कर सके प्राइम मिनिस्टर हाउस को? जी, प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट जिसको चाहे दे दे, चाहे वो अपने मिलिट्री साइट पे दे दे कोई फाइल, चाहे वो इस साइट पे दे दे। मजाज सदर मुमलिकत है, भिजवाने के लिए दोनों इंस्ट्रक्शन के पाबंद हैं। सेम इसी तरह होता है पीएम ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर किधर से फाइल रोटेट करते हैं, लेकिन वो ऑफिस पे बाद में आपस में एक हो जाते हैं। लेकिन चूंकि सदर ने छुट्टी वाले दिन वहां से भिजवाई, इसलिए ये मैं बात कह रहा हूं कि ये बात दुरुस्त है कि वहां से भिजवाई, लेकिन कानूनी नुक्ता यह है कि 18 को गजट नोटिफिकेशन ये कॉन्शियसली डिले किया गया, आप ये कह रहे हैं। ये सदर साहब खेल रहे हैं, इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं। अपनी पार्टी की तरफ से आने वाली तनकीद जो 24 घंटे से उनके गले पड़ी हुई थी, उन्होंने, मैं आपको अगली बात बता देता हूँ, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि यार मुझे पता तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम चुप रहना, मेरे ऊपर मेरी पार्टी का बड़ा प्रेशर है।
जहन में रखें ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई है। ये और उन्होंने ये पार्टी का जो प्रेशर दिया आया है इस हवाले से इतलात ये है कि बता F10 में कोई इशाया या जोहराना भी हुआ जहां पार्टी के लोग मिले और प्रेसिडेंट साहब को जिस प्रेशर की बात वो अपने सेक्रेटरी के साथ कर रहे हैं वो नुसरत प्रेशर जावेद साहब ने जी जी नुसरत जावेद साहब ने बता दिया कि वहां पे खाना भी था, और दूसरे सोशल मीडिया पे जो सदर की ट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी ना, जैसे ही आई है कि जी इतला हो गई कि जनाब अपने चेयरमैन को सजा देने का आपने, भाई वो कानून तो अगर पार्लियामेंट होती तो अगले घंटे में उन्होंने मुश्तरका इजलास बुला के वैसे ही साइन कर देना था, मतलब वो अप्रूव बनाना था। लेकिन देखिए देखिए ना राणा साहब, ऐवान सदर का जो माहौल है इस वक्त, वहां पे एक ऐसा प्रेसिडेंट बैठा हुआ है जिसका मतलब रिपोर्टेडली स्टाफ अंडरमाइन करता है मामलात को, और उसके बाद स्टाफ लिख के प्रेसिडेंट को अपने रिजर्वेशन शो कर रहा है, यानी वो नहीं करना चाहते जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं, प्रेसिडेंट अपना काम करवा नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त जो ऐवान सदर का माहौल है वो किस कदर गैर मामूली है या प्रैक्टिकली नहीं, ऐसा नहीं है कि सदर जो चाहते हैं वो नहीं, सदर जो चाहते हैं वो होता है। सदर ने जब जानबूझ के आपने फाइल पे लिखा ही कुछ नहीं, और आप 13 बिलों को 9 तारीख को लिख के वापस कर रहे हैं, आप 15 अगस्त को पैमरा का बिल साइन करके ओके कर रहे हैं कि कानून बना रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई बात जानता ही नहीं है कि मुझे क्या काम करना है। आपने खामोशी की, जानबूझ के की, और दुनिया भर की जो डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी हो कोई हो, खामोशी जो है वो रजामंदी नहीं रजामंदी होती है, और उसका मतलब ये होता है ओके। अच्छा चले हम इस बात को दूसरी तरह देख लें, अगर सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार मौजूद हो कि वो कुछ भी ना लिखे तो वो ला नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कोई सदर जैसे अब एक हुकूमत मुखालिफ सदर हो तो वो तो फिर कोई भी कानून फैसला ही ना करे, किसी चीज पे ना लिखे, तो क्या पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी? तो राणा साहब ये यू टर्न मैक्स प्रो वाली जो मामला है इसको मजीद कितनी देर तक टॉलरेट किया जाएगा, या जो कंसर्न क्वार्टर्स है जाहिर है वो बनजरे अमीक देख रहे होंगे, इस सारे मामले को मॉनिटर कर रहे होंगे, क्या उन्होंने कोई फैसला ले लिया? उनके फैसले से क्या होता है? उनके लाए हुए हैं जो तमाशा दिखा रहे हैं सबको, वो कहते हैं ना पास कर या बर्दाश्त कर, अब कुछ नहीं कर सकते आप। आईनी तौर पे ये सदर रहेंगे अगली असेंबली के आने के बाद नए सदर के इलेक्शन तक। तो प्रेसिडेंट ने सोच लिया कि आखिरी गेंद तक खेलना है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सोच लिया, मुझे तो ये पता है कि कानून ये करता है, और प्रेशर सदर पे आ रहा है, ट्विटर ट्रेंड हो रहा है, एक तरफ उनकी पार्टी उनके साथ चल रही है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ चल रहे हैं कि आप रिजाइन करें, क्योंकि आपका सेक्रेटरी आपके सामने आपको लिख के भेज रहा है। तो इखलाकी तौर पे सदर मुमलिकत की पोजीशन बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, लेकिन यहाँ इखलाक जानता कौन है? यहाँ कौन ये बात मानता है? यहाँ कानून और आइन के ऊपर आप बाकायदा प्लान करते हैं कि जी मैं खामोश हूं ताकि मिलिट्री साइड भी खुश हो जाएगी कि देखें आर्मी एक्ट भी आपका गजट हो गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी गजट हो गया, और उसके 2 दिन बाद उन्होंने वो पार्टी का जो प्रेशर आया तो नया काम शुरू कर दिया। वो डेलिबरेट भी हो सकता है, मैं सदर के ऊपर कोई इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो इनके एक्शंस हैं वो ये कह रहे हैं कि वो प्लेइंग विद गैलरीज वाला मामला जरूर उन्होंने। बट राजा साहब तज्जियाती तौर पे आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या सदर खुद सियासी तौर पर शहीद होना पसंद करेंगे इस मौके पर? वो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो आज रिजाइन कर दें, वो कहेंगे कि मुझे तो काम ही नहीं करने दे रहे, मेरे स्टाफ के ऊपर प्रेशर है या क्या है, मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मानता, मैं तो नहीं काम करता, और वो साइड पे हो जाए। जो 9 सितंबर को 5 साल वैसे पूरे हो रहे थे उनके मुद्दत के, वो आज चले जाएं, वो 9 तारीख को भी रिजाइन करके जा सकते हैं कि जी मैं नहीं अब मजीद काम करना चाहता, ताकि वो अपनी पार्टी और अपने लोगों में हीरो बने, जो कि वो बन चुके हैं। उनके लोगों ने समझा है कि हाँ देखें जी सदर साहब ने बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने साइन नहीं किया, जो कि कोई कानूनी पोजीशन नहीं है स्टैंड लेने की। उनकी पोजीशन यही थी कि वो लिख के कहते हैं कि जी मैं इन्हें बुनियादों को, उन्होंने जो मीडिया वर्कर्स का अलग से कानून था उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि वजारत इंसानी हकूक को इससे जख्म पहुंचेगी, लिहाजा मैं इस पर नहीं साइन करता। नामूसे रिसालत और सहाबा का जो बिल था जिसमें सजाएं कुछ इस किस्म की बढ़ा रहे थे, और साथ वो था कि वो उसका प्रेशर आएगा, पुलिस को बहुत ज्यादा इख्तियार था, जो कि उन्होंने ठीक लिखा, उन्होंने लिख के भेज दिया कि जी ये ज्यादा इख्तियार की बात है, लिहाजा मैं इनकार कर रहा हूँ। उन्होंने यूनिवर्सिटियों के बिल भी भेजे, इंस्टीट्यूट्स के बिल भी वापस भेजे, तो ये भी भेज सकते थे। उन्होंने 9 तारीख को 13 बिल भेजे भाई, 8 तारीख को उनको दूसरा बिल भी मौसूल हो चुका था, पहला बिल 3 तारीख को मौसूल हुआ था, वो 9 को लगता तो ये है ना कि सदर मुमलिकत ने विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है। राणा साहब मालूम कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि कैदी नंबर 804 जो अटक जेल में है वहां से भी उन्होंने कोई पैगाम भेजा पीटीआई के लोगों के थ्रू सदर मुमलिकत को, क्या वो ये पैगाम था कि आके मुझसे अटक जेल में मिले? वो पैगाम था या नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के साथ सदर जाहिर है उस पार्टी से एक गैर जानिबदार होना उनके मनसब तक आता है, लेकिन ये कौन कह सकता है कि जी आप अपनी पार्टी के लोगों से ना मिलें? वो हर बंदा अपनी हर पार्टी के साथ मुंसलिक रहता है। हाँ, जब वो जैसे इमरान खान साहब हो या आज काकड़ साहब है या शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन सबको ये कहा गया था
आइन में जब हल्फ लेते हैं वो अपनी वजारत उज़्मा का के और सदारत का, कि मेरे इल्म में जो चीज भी इस मनसब पे रहते हुए मेरे इल्म में लाई जाएगी, मैं उसको छुपाऊंगा और किसी पे जाहिर नहीं करूंगा। तो ये चीजें जब उससे ही वो इनराफ करने लग जाए, तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। जो कौमी सलामती और नेशनल सिक्योरिटी के इशूज उनको बतौर सदर वजीर आजम मिलते हैं, जैसे उन्होंने साइबर पे किया और इन्होंने इस काम पे कर दिया कि ठीक है अपने पार्टी के चेयरमैन को खुश करो, अपनी पार्टी में वापसी के रास्ते को खुश करो। राणा साहब, लास्टली ये बताएगा ना कि प्रेसिडेंट अब इस करें। पोजीशन में है कि वो चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करके दे सके? मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने पहले बहुत कोशिश की, बाजवा साहब की भी, आसिम मुनीर साहब की भी, कि उनसे बात हो जाए। आसिम मुनीर साहब ने साफ कहा कि शहबाज शरीफ साहब से बात कर लें, आपको इलेक्शन चाहिए, कुछ चाहिए, हम इस मामले में आपके साथ कोई इसलिए नहीं बात करेंगे कि हमारा मैंडेट नहीं है। रिलीफ देने के लिए बहुत सारे जो इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे चीजें मिलेंगी। सदर साहब फौरन चेयरमैन की सजा आप मुअत्तल कर दे, सजा को खत्म कर दे, जुर्म रहेगा। आर्टिकल 45 का हवाला दिया जाता है। नहीं, वो कोई 45 कुछ सदर की डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी एडवाइस के पाबंद है उसमें प्राइम मिनिस्टर की। सदर तो खुद खत भी नहीं लिख सकते, जैसे उन्होंने तारीख दे दी थी केपी की, और तो उसके बाद उनके वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सदर को तारीख नहीं देनी चाहिए थी, गलत थी। उनका काम है वजीर आजम से बात करके पूछ के कोई काम करें। पार्लिमानी जमहूरियत दुनिया भर में, आपको पता है कि इंग्लिश आइन में, कानून में वो वहां पे वो क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, वो कहते हैं कि वजीर आजम मुस्कुराए तो मलका मुस्कुराए। अब तो वहां किंग आ गए ना, लेकिन ये मुहावरा बहुत पुराना हो गया है कि वजीर आजम मुस्कुराए तो किंग मुस्कुराए। ये है पार्लिमानी जमहूरियत का उसूल। यानी आप उसके वहां पे कुछ जैसे नहीं कर कोई ने सकते। वहां, यहाँ प्रेसिडेंट है जो सेरेमोनियल सा होता है, उनके पास को पावर्स बहुत सारी नहीं है। तो मैं हाँ जी, यही तो जानना चाह रहा हूँ ना राणा साहब, खिलवाड़ नहीं कर सकते। कितने अरसे तक फिर इस बेइख्तियारी के साथ जो है वो रहना पसंद करेंगे प्रेसिडेंट साहब? और सब हमारी किस्मत है कि कितने दिन वो रहना चाहते हैं वो रहें, क्योंकि सदर मुमलिकत वो हैं, कोई धक्का नहीं दे सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि इनकी इम्पीचमेंट का जो वाहिद रास्ता था वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद नहीं है कि वो पूरी हो और उसमें से आप मुश्तरका इजलास में बुला के उनको फारिग कर दें। वो अब रास्ता नहीं है, तो सदर साहब खुल के खेल रहे हैं, खेलेंगे भी सही। पहले भी देखें, आप मुझे बताएं, जब शहबाज शरीफ का ओथ था तो ये पार्टी के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, इन्होंने पूरी कोशिश की कि ओथ ना हो, तो उन्हें बताया गया कि सर ओथ तो होगा और हर सूरत में आपको लेना है। तो वो फिर साइड पे हो गए, सादिक संजरानी ने ओथ ले लिया। वो पहले दिन से ये काम करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं की उन्होंने। तो आने वाले दिनों में सादिक संजरानी साहब के कायम मकाम सदर बनने के चांसेस देख रहे हैं, या आपकी खबर क्या है, मालूमात क्या आपके पास राणा साहब? नहीं, देखिए हमारी मालूमात तो महीना पहले की थी कि सदर साहब अपने टाइम पे रिटायरमेंट ले लेंगे और वो चले जाएंगे और सादिक संजरानी कायम मकाम सदर हो जाएंगे। अब ये एक और नया काम हुआ है। मेरे ख्याल में उन्होंने सियासी शहीद बनने के लिए खासा ग्राउंड तैयार कर लिया है। इस बुनियाद पे जब भी वो एहतजाजन रिजाइन करेंगे, वो अपनी पार्टी के मकबूल लीडर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास। राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे बिजली के बिल है या मौत का परवाना। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मुल्क इस वक्त बहुत से मसाइल में घिरा है, जिनमें से सबसे बड़ा मसला महंगाई है। लेकिन हुकूमत वक्त हो या इनसे पहले की हुकूमत, उनके नज़दीक महंगाई और आवाम की मुश्किलात कभी सरे फहरिस्त नहीं रही। आवाम को रोज़ किसी न किसी सियासी इशू, बयानबाजी के पीछे लगाकर जो हकीकी मसाइल है उनसे सरफ नज़र किया जाता है, और यह सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों से जारी है। पंजाबी में इसे डंग टपाऊ पॉलिसी भी करार दिया जा सकता है। ये महीना तो आज़ादी का महीना था, लेकिन इस बार आवाम को जो बिजली के बिल मौसूल हुए हैं उसने हर पाकिस्तानी को बिल बिलाने पर मजबूर कर दिया है। आम आदमी बिल अदा करने के लिए अपनी आज़ादी तो क्या, अपना मालो बता भी गिरवी रखने पर मजबूर हो चुका है ताकि वो हुकूमत की अयाशियों का सामान कर सके। इस बार वसूल होने वाले बिजली के बिलों पर नज़र डालें तो ये देखकर क़यामत टूट पड़ती है कि इस बिल में इसकी इस्तेमाल शुदा बिजली की कीमत से ज़्यादा रकम टैक्सेस की मद में लिए जा रहे हैं। ऐसे टैक्सेस बिजली के बिलों के जरिए वसूल किए जा रहे हैं जिन्हें एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी समझने से कासिर है कि ये टैक्सेस किस मद में लिए जा रहे हैं। पढ़ और नीम खानदा तबका तो बिल की रकम देखकर ही आसान खता करा बैठता है। अगस्त में मौसूल होने वाले बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस की बात करते हैं तो इसमें 13 किस्म के टैक्सेस हैं। पहली किस्म के टैक्स बिजली की कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स यानी जीएसटी की मद में है। दूसरी किस्म का टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी टैक्स की सूरत में वसूल किया जा रहा है। तीसरी किस्म का टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ईडी के नाम से जो बिजली के अंदर लिखी हुई है, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वसूल की जा रही है। इसी तरह चौथा टैक्स जो बिल्स में वसूल किया जा रहा है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन नामी टैक्स है। इसी तरह
बिजली के बिल्स पर मजीद नजर दौड़ाए तो मालूम होगा कि एक 5वां टैक्स है जो बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में वसूल किया जा रहा है। फिर छठा एक टैक्स हम टेलीविजन फीस की सूरत में अदा कर रहे हैं। पीटीवी का टैक्स भी बिजली के बिल में वसूल हो रहा है। 7वां टैक्स जो बिल्स में शामिल है वो क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस है। 8वां टैक्स फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस नामी टैक्स है। 9वें नंबर पर एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस आते हैं। 10वें नंबर पर जो मजीद टैक्सेस हैं वो टैक्स चार्जेस की शक्ल में वसूल किए जा रहे हैं। फर्दर टैक्सेस और फर्दर नामी टैक्स वो है जिसकी समझ आज तक किसी पाकिस्तानी को नहीं आ सकी कि फर्दर टैक्सेस कौन से हैं। इसी तरह 11वां टैक्स जो बिल्स में शामिल है वो विद होल्डिंग टैक्स है। 11वें नंबर पर हमें मीटर रेंट भी अदा करना है, जबकि मीटर की पूरी कीमत सारिफिन बिजली के हुसूल के वक्त भी अदा कर चुके हैं। इसके बावजूद भी माहाना बुनियादों पर इसका रेंट जो मीटर का रेंट है वो वसूल किया जा रहा है। मतलब एक चीज़ मुकम्मल तौर पर खरीदने के बावजूद भी इसे किराए पर दी गई चीज़ बताया जा रहा है। इसी तरह 13वीं किस्म का टैक्स इनकम टैक्स की सूरत में सारिफिन को अदा करना होता है। इन भारी भरकम टैक्सेस के बाद बिजली की असल कीमत तो सारिफिन को अदा करनी ही है, यानी जो असल बिजली की कीमत है वो अलग है, टैक्सेस अलग से हैं। इन टैक्सेस और बिजली की असल कीमत को मिलाया जाए तो इंकशाफ होता है कि सिर्फ 100 यूनिट बिजली का बिल 2472 रुपये बनता है। 102 यूनिट्स बिजली का बिल 3511 रुपये, यानी 2 यूनिट बढ़ने से 1039 रुपये जायद अदा करने होंगे। इसी तरह 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर बिल तकरीबन 6885 रुपये अदा करना पड़ेगा, जबकि 202 यूनिट्स यानी सिर्फ 2 यूनिट्स मजीद बढ़े हैं, 200 क्रॉस किया है तो यही बिल 8223 रुपये तक जा पहुंचता है। यानी 200 यूनिट से ऊपर 2 यूनिट भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने से बिल की कीमत 1338 रुपये 1338 रुपये उसमें इजाफा हो जाता है। इसी तरह 300 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर बिल तकरीबन 12213 रुपये अदा करना पड़ता है और 302 यूनिट से इस्तेमाल करने पर यही बिल 14510 रुपये बन जाता है। यानी 300 यूनिट से 2 यूनिट्स ऊपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2297 रुपये इजाफी इस्तेमाल करने होंगे, जबकि हुकूमत दिन रात पाकिस्तानियों को यह बता रही होती है कि 200 या 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली की कीमतों में इजाफे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बात की जाए 300 से ऊपर यानी 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बारे में तो मालूम होता है कि 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर बिल 19,218 रुपये का अदा करना होगा और 402 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर यह बिल 20,000 यानी तो 19,000 से क्रॉस करेगा 20,032 रुपये 2032 रुपये के इजाफे के साथ तकरीबन 21,250 रुपये हो जाएगा। 500 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं तो फिर यह बिल तकरीबन 26,430 रुपये होगा। लेकिन अगर गलती से 502 यूनिट्स यानी 2 यूनिट्स इजाफी बर्न कर लिए हैं तो इस्तेमाल करने के लिए इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और वो 1175 रुपये इजाफी अदा करने होंगे, क्योंकि ये बिल 27,605 रुपये तक पहुंच जाएगा और 600 यूनिट्स पर बिल तकरीबन 32,994 यानी 33,000 रुपये होगा। 602 यूनिट्स पर 1139 रुपये बढ़कर 34,133 रुपये का बिल आपको आएगा और 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 39,690 रुपये बिल अदा करना होगा। लेकिन अगर आप 702 यूनिट्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इन 2 यूनिट्स की इजाफी कीमत हकीकत में बिजली का 420 वोल्ट का झटका महसूस होगी, क्योंकि आपका बिल 5,294 रुपये बढ़कर तकरीबन 44,984 रुपये हो चुका होगा। ये वो बिल्स हैं जो अगस्त में को मौसूल हो रहे हैं। सितंबर में मौसूल होने वाले बिल्स इससे भी ज्यादा खौफनाक होंगे, क्योंकि इत्तलात हैं कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी यानी CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 7 पैसे इजाफे की दरखास्त कर दी है, जिससे सारिफिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा 30 अगस्त को समाअत करने जा रहा है और कभी इम्कानात है कि इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। यानी अगस्त में जो बिल आए हैं उन्होंने तो आवाम का कबाड़ा किया है, जो रही सही कसर है वो सितंबर के बिल निकाल देंगे। और अभी जो बिल आवाम को मौसूल हो रहे हैं उसके अंदर वो ये तमाम तर जो साइंस है जो इसमें इस्तेमाल की गई है, वो PTV टैक्स हो, वो रेडियो टैक्स हो और इस समय तकरीबन 13 किस्म के टैक्सेस हो। ये टैक्सेस कहाँ से आते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है और किस अंदाज में काम करती है, और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी किस दवा का नाम है, और फिर उसके बाद नेपरा जो है वो समरी कैसे भिजवाती है और इस समरी को की मंजूरी कैसे होती है। अब क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल कैपिटल जाने का खौफ भी नहीं है कि जैसे उनके वोट बैंक में कमी वाक़ हो जाएगी। अभी तो वही होगा जो मंजूर नेपरा होगा, क्योंकि नेपरा जिस तरह की तजवीज़ भेजेगा कभी इम्कानात ये है कि उस समरी को मंजूर भी कर लिया जाएगा।
जिसके बाद बहुत ज़्यादा कमी के इम्कानात नहीं है, कोई रिलीफ के इम्कानात नहीं है, सब्सिडाइज किस्म की बिजली लेने के इम्कानात नहीं है। बारकैफ ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्या गुजर रही है पब्लिक के ऊपर, इस फिनोमेना को भी जानने की कोशिश करेंगे। भी एक ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पटग्राम के इलाके एलआई से अपडेट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सुबह 7:45 से गैर मामूली सिचुएशन बनी हुई है कि जब मकामी केबल क्रॉसिंग से चंद स्टूडेंट्स ने और वहाँ के एक मकामी फर्द ने, टीचर बताए जा रहे हैं, उन्होंने इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो केबल की तार जो तार उस रस्सी के साथ बंधी हुई थी वो टूट गई और उसके बाद एक अजीब सी एनॉमली, एक अजीब सी अनयूजुअल सिचुएशन बनी, एक इमरजेंसी सिचुएशन बनी जिसको केटर करने के लिए जो पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन अभी बताया जा रहा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हेलीकॉप्टर से 3 बच्चों को रेस्क्यू बाहिफाजत कर लिया गया है। अब जो बाकी मानदा अफराद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो हेलीकॉप्टर के जरिए से हो रहा था उसको इसलिए रोकना पड़ा है कि विजिबिलिटी नहीं है, रात का वक्त है और ख़राबी मौसम भी है, जिसके बाद जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो इस वक्त किया जा रहा है। मौके पर क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट है और मकामी लोग इसमें किस कदर ताउन कर रहे हैं, ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हेली से ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था वो रोकना पड़ा है अब अंधेरे के बाइस और ख़राबी मौसम के बाइस, तो इस वक्त ऑपरेशन किस तरह से जारी है? जी बिल्कुल, ठीक फरमाया आपने कि जो ऑपरेशन था, क्योंकि ख़राब मौसम और जो हवा का दबाव था वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया था, इसी वजह से ही अंधेरे के बायस इस ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया है। 3 बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था फ़ज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए। इस वक्त जो है वो ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। एक मकामी शख्स है जो केबल जो है वो एक्सपर्ट है, उसको केबल के थ्रू ही एक जो है उसको डोली लिफ्ट की जो चेयर लिफ्ट है उसके पास भेजा जा रहा है, रवाना कर दिया गया है। अब से तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद वो शख्स जो है वो उस मौके पर पहुंच जाएगा। तो वहाँ से मकाम जो दीगर 5 अफराद मौजूद हैं उस लिफ्ट के अंदर, उनको जो है वो रेस्क्यू करने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी अभी तक जो है वो पाक फौज के जवान जो हैं वो ही कर रहे हैं। पुलिस मकामी वहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू 1122 नहीं, लेकिन एसएसजी कमांडोज की खिदमत ली गई थी और गालिबन उन्हीं की मदद से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। अब आप ये कह रहे हैं कि पाक फौज निगरानी तो कर रही है लेकिन मकामी अफराद की मदद ली गई है जो एक्सपर्ट हैं या हैंड्स ऑन है, जो ऑलरेडी ये करते रहते हैं। अब मकामी लोग मदद कर रहे हैं इस ऑपरेशन में, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सूरत हाल है। एसएसजी के जो कमांडर्स थे वो सिर्फ फजाई ऑपरेशन के लिए जो है वो मौजूद थे और फजाई ऑपरेशन क्योंकि अब खत्म हो चुका है और फजाई ऑपरेशन के बाद अब जो है इस ऑपरेशन को जमीनी ऑपरेशन जो शुरू हो गया है। इसमें जमीनी ऑपरेशन में जो मकामी अफराद हैं वही हिस्सा जो है वो ले रहे हैं और एक शख्स को जो है वो एक छोटी डोली लिफ्ट के जरिए जो है उस बड़ी चेयर लिफ्ट तक जो है वो पहुंचने का जो है वो टास्क दिया गया था। अब वो शख्स जो है वो बिल्कुल उसके करीब पर जो है वो पहुंचने वाला है, जहां पहुंच के वो उसी रस्सी की मदद से वो उसको बांधेगा उस चेयर लिफ्ट को और उसको फिर खींचा जाएगा एक तरफ, जहां से ये डोली लिफ्ट जो है चली थी सुबह। नहीं, इस छोटी चेयर लिफ्ट जिसको आप छोटी डोली कह रहे हैं, ये शख्स वहां पर पहुंचेगा तो क्या वो जो चेयर लिफ्ट ऑलरेडी फंसी हुई है वहां पे उसको वहां से ड्रैग करने की कोशिश की जाएगी या एक जो है फर्द उसको उससे निकाल के छोटी डोली में बिठाया जाएगा और उसको वापस लाया जाएगा? क्या प्रोसेस क्या होगा? जी नहीं, पहले तो यही कहा जा रहा था कि छोटी डोली लिफ्ट के जरिए ही एक जो है वो वापस से लाया जाए, मगर अब जो वजन जो है वो कम हो चुका है क्योंकि 3 अफराद को जो है फजाई ऑपरेशन के तहत जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। तो अब 5 अफराद उस चेयर लिफ्ट में मौजूद है तो उनको आसानी अब खींच के भी इस जो चेयर लिफ्ट है इसको उसी जगह पे लाया जा सकता है जहां पे ये सुबह रवाना हुई थी। तो यही हिकमत अमली है और इसी हिकमत अमली के तहत वहां पर जो है वो काम किया जा रहा है और उस शख्स को मैंने कहा था कि तकरीबन 10-15 मिनट तक वो शख्स जो है वो उस चेयर लिफ्ट के पास जो है वो पहुंच जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस सेफ होगा कि उसी को जो ऑलरेडी जिसकी केबल टूटी हुई है जिस चेयर लिफ्ट की, उसको ड्रैग किया जाए छोटी चेयर लिफ्ट के जरिए से, ये प्रोसेस सेफ होगा या इससे पहले होता है ऐसा?
अभी देखिए एबटाबाद समेत जो हजारा डिवीजन में ऐसी कई ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन थे। इससे भी ऊंची बुलंद तरीन जगह पे ये चेयर लिफ्ट इसी तरह जो है वो फंसी थी। 2 मरतबा एबटाबाद शहर के अंदर का ये वाक़या है 9 के करीब, जिसमें बच्चे जो है 12 से 14 घंटे तक फंसे रहे हैं, तो उनको भी इसी तरीके के तहत जो है वो वापस लाया गया था। अब सुबह की सूरत हाल तो ये थी कि इसके ये बताया जा रहा था कि इसके जो रस्ते हैं वो 2 टूट चुके हैं और एक पे जो है ये डोली लिफ्ट मौजूद है, मगर अब सूरत हाल ये है कि इसके सिर्फ 2 रस्ते टूटे हुए हैं और 2 रस्ते जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में मौजूद हैं। और इसी ऑप्शन को ज़ेर गौर लाने के बाद अब इस लिफ्ट को जो है वो खींच के जो है वो बांध के उस तरफ जो है वो लाया जाएगा जहां से ये सुबह रवाना हुई। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बताइएगा कि रास्ता है कितना और इसको कितना वक्त दरकार होगा? देखिए तकरीबन जो अब तक पहुंचने की जो सूरत हाल है वो यूं ही ये शख्स वहां पर पहुंचेगा तो उस शख्स के पहुंचने के फौरन बाद जब वो रस्सी वहां पे बांध देगा, जो रास्ता वो साथ लेकर जो है वो चला हुआ है, जो रास्ता उसके पास है, फुटेजेस भी हमारे पास इसकी मौजूद हैं इस वक्त नाइट की। तो बेसिक ये चीज है कि जब वो उसको बांध देगा उसके बाद इससे खींचने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो लग सकता है कि इन जो लोग हैं इनको वहां तक जो है हिफाजत मुंतकिल कर दिया जाए। जुबैर अवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 13 घंटे तो कमोबेश हो गए हैं, 1-1.5 घंटे में भी अगर इंसानी जानें बचाई जा सके तो इससे बेहतर और क्या हो सकेगा। लेकिन बहुत सारे सवालात ज़रूर इस इंसिडेंट ने खड़े कर दिए हैं कि इस तरह के इलाकों में जहाँ पर मकामी अफराद ने अपने गुजरने के लिए इस तरह के रास्ते बना रखे हैं कि जहाँ पर ये देसी साख्ता ये चेयर लिफ्ट्स बनाई जाती हैं, उनको केबल के ज़रिए से क्रॉस किया जाता है। ये बड़ा पुरखतर रास्ता है, नीचे बयाबान जंगल है, 600 फीट की बुलंदी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को, सरकार पाकिस्तान को भी यकीनन इस पर तवज्जो देनी होगी कि इलाकों में लोगों की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है पुरखतर रास्तों में उनको बेहतर बनाया जा सके, बेहतर किया जा सके। और फिर सवाल तो ये भी है कि सुबह 7:45 से ये सारा मामला हुआ, अगर इसी तरह मकामी अफराद की या उनकी एक्सपर्टीज़ के सहारे हो सकता था तो ये मदद पहले क्यों नहीं ली गई? हो सकता है कि SSG कमांडोज़ ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन पहले किया, जो स्लिंग ऑपरेशन किया, उससे रैकी करना मकसूद हो और अब इस तमाम इन हालात का जायज़ा ले लिया गया है कि ये इस काबिल है कि इसको छोटी चेयर लिफ्ट के ज़रिए से ड्रैग करके वापस लाया जा सकता है। उम्मीद है कि इंसानी ज़िंदगियां बचाने में जितने भी रेस्क्यू के लिए लोग काम कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे और ये लोग बाहिफाजत अपने घरों को पहुंच जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने खिताब को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।